अब आइए हम बात करते हैं तीसरे आधार की। तीसरा आधार क्या है? स्वामित्व के आधार पर, यानी ओनरशिप के आधार पर, कि संसाधन किसके स्वामित्व में है। तो इसके आधार पर संसाधनों के कितने भाग किए गए हैं? बिल्कुल सही, 4 भाग। ये आप ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग हैं, उपयोगिता के आधार पर कितने वर्ग हैं, स्वामित्व के आधार पर क्या वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी। चलिए, तो स्वामित्व के आधार पर पहला वर्गीकरण जो है वो क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा बिल्कुल सही अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत में क्या होगा? अब उदाहरणों की चर्चा हम लोग कर ले। तो व्यक्तिगत में होगा जो आपके निजी स्वामित्व में है, जैसे आपका अपना मकान, किसी व्यक्ति का अपना खेत, बागीचा, आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल, ये जो है वो है आपका व्यक्तिगत संसाधन। अब दूसरे आप पर आते हैं सामुदायिक। नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? इसका स्वामित्व किसके पास होता है? किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, ये होता है समुदाय के स्वामित्व के अंतर्गत। जैसे मंदिर, मस्जिद, पटना का गांधी मैदान किसका है? उसको किस वर्ग में रखेंगे? उसको इसी वर्ग में रखेंगे। ये सामुदायिक है, वो सभी के लिए है, समान रूप से उपलब्ध है। तो आप समझ गए सामुदायिक संसाधन। अब तीसरा वर्गीकरण राष्ट्रीय संसाधन। तो जब हम किताब में देखेंगे तो आपके पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत आने वाला हर संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो सड़कें हो, या फिर हमारी अपनी जो संपत्ति है उसको भी यदि राष्ट्रहित में ज़रूरी होगा तो ऐसे कानून है कि सरकार उन्हें अधिग्रहित करती है। आपने सुना होगा कि जब सड़कें बनती हैं तो किसी का खेत सरकार क्या करती है? ले लेती है और उसके बदले में उसे मुआवजा मिलता है, उसे पैसा दिया जाता है। तो राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में हमने बात किया कि राज्य की, राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत आने वाले संसाधन तो समझ गए। अब समुद्र की क्या कहानी है? तो समुद्र के लिए मैं बात कर रही हूँ कि 1982 में, यानी 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, हम लोग जानते हैं, परिचित हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, जिसे हम यूएनओ भी कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, एक कन्वेंशन आयोजित किया और उसका नाम था लॉ ऑफ सी। उसमें ये तय किया गया कि किसी भी राष्ट्र के XYZ कोई भी देश हो, उस देश की तटरेखा, आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर तटरेखा दिखाई जा रही है। तो तटरेखा से 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या होता है, हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लें। नॉटिकल माइल समुद्री दूरी को, जैसे हम लोग स्थल की दूरी को किलोमीटर्स में या माइल में नापते हैं, तो उसी तरह से समुद्र की दूरी को किस चीज़ में नापते हैं? नॉटिकल माइल में। तो कहाँ तक? 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को क्या कहा गया? उसे नाम दिया गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम दिया गया? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। तो 200 नॉटिकल माइल तक क्या जो समुद्री सीमा है वो उस राष्ट्र को विशेषाधिकार होगा कि वो उसका उपयोग, उसमें 200 नॉटिकल माइल तक के संसाधनों का उपयोग वो एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके जो समुद्री संसाधन है उसका उपयोग वो अपने आर्थिक विकास के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? राष्ट्रीय संसाधन। कहाँ तक? तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक। इसको कहा गया अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है? ठीक है, अब आइए चौथे विभाजन पे आते हैं और चौथा विभाजन है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी एक देश का नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय है, यानी इस पर सभी देशों का अधिकार है
और इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो देखभाल है, रख रखाव है, ये कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। तो ये इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो 200 नॉटिकल माइल तक तो आ गया राष्ट्रीय संसाधन। 200 नॉटिकल माइल के बाद जो समुद्री सीमा है वो आती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप जितना भी अन्वेषण, खोज, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसकी देखभाल करती हैं उनसे आपको अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा कि एंटार्क्टिक जो महादेश है, उस महादेश पर विभिन्न देशों ने अपना अपना रिसर्च सेंटर खोल रखा है और वो लोग वहाँ पर पृथ्वी और अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारी खोजें करते हैं। तो वो क्या हुआ? वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हुआ। आइए बच्चों, अब हम चौथे आधार की बात करें। तो चौथा जो हमारा संसाधन के वर्गीकरण का आधार है वो है विकास। विकास के आधार पर हम देख सकते हैं संसाधनों को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, जिसे हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्स। तीसरा संचित कोष संसाधन, रिजर्व्स। और चौथा भंडार या स्टॉक। एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। पोटेंशियल, नाम से ही स्पष्ट है कि ये संभावित रिसोर्स है, संभावना है, यानी अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये मौजूद है पर्यावरण में, ये संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुख्यतः ये जो तकनीक अब तक हमारे पास है, उन तकनीकों के आधार पर यदि हम इनका विदोहन शुरू करें तो ये आर्थिक रूप से क्या होगा? हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा, यानी लागत ज़्यादा आए और उससे जो प्राप्त परिणाम है वो कम हो, तो क्या करेंगे हम? वैसे संसाधनों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इससे हम कहते हैं, लेकिन वो हैं, मौजूद हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संभावित संसाधन। उदाहरण हम ले तो हम कह सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है, हम जानते हैं कि हिमालय में बहुत सारे, हिमालय का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि या तो वो बहुत गहराई में है या बहुत ही दुर्गम इलाके में है। समझ गए? चलिए, अब दूसरा जो वर्गीकरण है उसमें है विकसित संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिनका हम विकास कर चुके हैं, जिनके गुण के बारे में, जिनकी मात्रा के बारे में हमें पूर्ण जानकारी है और हम उसका वर्तमान में उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे झरिया का कोयला, सभी कोई जानते हैं कि वहाँ से कोयला का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। गुजरात में खंबात की खाड़ी है, वहाँ से तेल का उत्पादन होता है। कर्नाटक में बेल्लारी से लौह अयस्क का उत्पादन। तो ये सब क्या है? विकसित संसाधन। तो बच्चों, आप समझ गए कि संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है। अब हम तीसरे वर्ग के बारे में, यानी संचित कोष संसाधन के बारे में जानेंगे कि ये है क्या। नाम है संचित कोष, यानी ये संचित है, हम इसका वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ये रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वस्तुतः ये जो स्टॉक है ना, भंडार, उसी का एक अंश होता है संचित कोष। ठीक है, ये क्या होता है? इसका एक अंश होता है, स्टॉक का एक अंश होता है रिजर्व, भंडार का एक अंश होता है संचित कोष। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भंडार का वो हिस्सा जिसको कि हम एक जुडिशियस थिंकिंग के तहत, बड़ी सोची समझी विचारधारा के तहत इसको क्या करते हैं? इसको रखते हैं। किस लिए? रिजर्व कर लेते हैं। किस लिए? भविष्य के लिए, ताकि जब भविष्य में हमारा विकसित संसाधन कम पड़ने लगेगा, हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, तब हम संचित कोष संसाधन का इस्तेमाल करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं संचित कोष, जो कि एक भाग होता है किसका? भंडार का। उदाहरण हम यदि दें तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जो संभावना है जल विद्युत उत्पन्न करने की, वो करीब 1,45,000 मेगावाट की है, लेकिन अभी तक भारत ने जो विकसित किया है वो लगभग 45,000 मेगावाट, यानी कुल मात्र कितना प्रतिशत हमने किया है? 31.44। वो हमने क्या कर लिया है? रिजर्व से निकाल करके उसको हम डेवलप्ड कैटेगरी में ले गए हैं।
तो यहाँ पे जब 31% विकसित कर लिया है, यानी हमारा जो बाकी का हिस्सा है वो क्या है, वो हमारा संचित कोश संसाधन है। और वो अभी किस रूप में है, नदियों के जल के रूप में नदियों में है, या जहाँ जहाँ भी डैम्स बनाए गए हैं उन डैम्स में वो जल राशि किस रूप में संचित है, तो ये रिजर्व रिसोर्स के रूप में, संचित कोश संसाधन के रूप में संचित है। स्पष्ट है। अब चौथा जो वर्गीकरण है वो है भंडार। नाम से ही है, हमारे घरों में भी स्टॉक होता है ना। तो वैसे ही ये पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन होते हैं जिनके प्रयोग को हम अभी, जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो तकनीक नहीं है और हम संसाधन का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारा संसाधन वेस्ट हो जाएगा, हमको उससे उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो वैसे संसाधनों की हम पहचान तो कर लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल शुरू नहीं करते हैं, और वो भंडार के रूप में, स्टॉक के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने विभिन्न आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। आशा करती हूँ आपको ये वर्गीकरण उदाहरण के माध्यम से भली भांति समझ में आया होगा, और जब आप घर जा कर के एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये और भी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा।